नमस्कार। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 11 ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। बने रहना मेरे साथ में। अगर आप चाहते हो रिवीजन करना, आप चाहते हो अपने कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना, तो बिल्कुल शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको वीडियो देखना है। स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या नाम है भाई? रे ऑप्टिक्स नाम है। रे ऑप्टिक्स। ठीक। 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरा रिवीजन करेंगे। किस सिलेबस के अकॉर्डिंग? 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक हट चुके हैं। छोटे मोटे 4 5 6 7 टॉपिक बचे हैं जिनका अपन रिवीजन करेंगे। देखो, पहला जो टॉपिक है अपने गिवन है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये आप क्लास 10th में पढ़ते हुए आए हो। क्लास 10th में आपने पढ़ा है। ठीक है। कैसे पढ़े भाई, कैसे समझे इसको? ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट रे जो होगी ना, वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी, तो जो लाइट रे होगी वो यहां से इस नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक। तो ये जैसे आई हो गया, ये आर हो गया। क्लियर? अब इसके अंदर एक एंगल आता है क्रिटिकल एंगल। क्या भाई? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल। ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर जो अपना रिफ्रैक्टेड जो रे है वो 90 डिग्री के ऊपर रिफ्रैक्टेड हो जाए। कितने पे? 90 डिग्री पे। मतलब ये आपका इंसिडेंट एंगल, ये आई इज इक्वल टू जब आई सी होता है, तो यहां पे ये जो किरण होती है, रे जो होती है, 90 डिग्री पे यहां पे ये रिफ्रैक्टेड हो जाती है। इसको अपन क्या कह देते हैं? क्रिटिकल एंगल। जैसे ही आईसी से आई का मान ज्यादा होगा, जैसे ही आई की वैल्यू, सॉरी, जैसे ही आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा होगी, मतलब जैसे यहां पे ले लेते हैं थोड़ा सा, वैसे ही होगा क्या कि ये जो रे है, अब इनका इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसे ही अपन क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब एंगल जो है वो आईसी से ज्यादा हो जाएगा। उस केस में आपका जो रे है, आपका जो रे है वो अब यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब वापस से उसी मीडियम में लौट आएगी। उसी मीडियम का मतलब डेंसर मीडियम में ही लौट आएगी। इसे अपन क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर है बात? ये है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका एक यूज बता रखा है ऑप्टिकल फाइबर का। ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है भाई, तो आराम से आप सभी को पता है क्या है ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है? थ्योरेटिकल टॉपिक है, इस पे अपन ज्यादा जाएंगे नहीं। अगर इस पे ज्यादा जाएंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक पे ज्यादा जाएंगे, तो अपना जो रिवीजन होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। रिवीजन का मतलब शॉर्ट से शॉर्ट रिवीजन, अच्छे से अच्छा रिवीजन, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई इज ग्रेटर देन आई सी, देन आपका जो रे है वो यहां पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इसी को अपन क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद अपना टॉपिक आता है लेंस मेकर फॉर्मूला का। लेंस के बारे में भी आप सभी ने पढ़ रखा है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव केव की जैसे, कॉन्वेक्स थोड़ा उल्टा, बस जस्ट उसके अपोजिट, ये कॉन्वेक्स होता है। तो यहां पे हम डायरेक्ट देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या? लेंस मेकर
फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ, ठीक है, ये देखते हैं। चलो देखो पहले बनाते हैं इसका डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम होना चाहिए भाई, डायग्राम के आपके यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे भाई। रे ऑप्टिक्स है यहाँ पे, इस ऑप्टिक्स में अगर आप अच्छा डायग्राम नहीं बनाओगे तो किस में बनाओगे, इसमें डायग्राम नेसेसरी है भाई। चलो देखो, ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये होते हैं इसके पोल स्लेट, ये P1 है, ये क्या है P2 है, ठीक। लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो लेट्स सपोज कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। यहां से ये रे जाएगी, गई, देखो यहां पे इसके दो अपने पास सरफेस हो गए, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ठीक। ये लेंस क्या है, एक प्रकार का मीडियम है। देन मान लेते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है, और बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, n1 है। इसी के साथ जो n2 है ना, ये ज्यादा है n1 से, क्लियर ये बात। तो यहां से क्या होगा, ये रह जाएगी यहां पे, फिर यहां पे जैसे ही इस सरफेस के पास पहुंचेगी, इसका होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा भाई, रिफ्रैक्शन के अंदर ये कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगी। तो कम से जब अधिक में जाएगी तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो ये कम से अधिक में जा रही है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक। तो ये ऐसे करके झुक जाएगी, चलो झुक गई। थोड़ा सा और जरा झुका देते हैं जिससे डायग्राम ठीक से बने। ये लो, ये झुक गई। अच्छा, अब ये दूसरा सरफेस आ गया, अब इस दूसरे सरफेस से ये रे क्या होगी, वापस से इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो अब क्या है भाई, ये जो मीडियम है इसका जो n2 माना है अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये n2 ज्यादा है किससे, n1 से। मतलब अब जो आपका रे है वो अधिक से कम की ओर जाएगी, अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर। तो अधिक से कम की ओर जाएगी तो होगा क्या भाई, ये नॉर्मल से दूर हटेगी। अभी देखा ना अपन ने कि भाई ये डेंसर मीडियम था, ये रेरर मीडियम था, रे जब आ रही थी तो यहां से दूर हट रही थी। तो एक तरह से वही मीडियम है, ये डेंसर है, ये रेरर है। तो डेंसर से रेरर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। यहां पे इसका नॉर्मल देखो, ये ऐसे है तो इसका नॉर्मल बन गया इधर, ठीक है। ये जो नॉर्मल है ना, इसके C1 से होके निकल रहा है, और यहां पे इसके C2 से होके निकल रहा है, क्लियर। मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपका हो गया R, और इसकी बात करें मतलब R1, ये लेंथ क्या हो जाएगा, R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब क्या होगा देखो, अधिक से कम की ओर जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ये नॉर्मल है, इससे दूर कैसे हटे, इधर आए या इधर जाए, इससे दूर हटेगी मतलब इधर आएगी, तो मतलब इससे दूर हट जाती है, और ये इसका इमेज बन जाता है, फाइनल इमेज आई। क्लियर है बात, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक। हालांकि कईयों को इसी में महाभारत लगती है, बहुत इजी है यार, पहले से किया फिर दूसरे से किया। ध्यान यहां पे रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम का, मीडियम के अकॉर्डिंग अपने को इसका रिफ्रैक्शन करना है, कर दिया। अब देखो, अगर ये सरफेस नहीं होता, ये सरफेस नहीं होता, ओनली यही सरफेस होता, तो इस सरफेस के थ्रू अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहां पे इमेज बनता, और इसको मान लेते हैं आई डैश। किस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू, अगर ये सरफेस नहीं होता तो। ये क्यों किया जा रहा है, देखो यहां पे इस सरफेस की बात करें, किस सरफेस की, इस सरफेस की, तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है यहां पर। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इसके लिए तो रे इधर से आ रही है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट दिखा नहीं सकते अपन, लेंस के अंदर कैसे दिखाए, डिस्टेंस भी नहीं बता सकते उसका, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा इधर बढ़ाते हैं। तो यहां पे जब बढ़ा देते हैं तो ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसका, इसका, ये जो इमेज बनी इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये।
फिर से समझो, देखो यहां से हो गया, यहां से होके फाइनल बन गया, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं और आइडस बना रहा हूं, तो आइडस क्या होगा, पहली बात तो भाई इसका इमेज बनेगा, अगर ये नहीं होगा तो सेकंड नहीं होगा। चलो क्लियर। अब देखो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सेकंड जो सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा यहां पर, भाई रे यहां से आ रही है, अब उसको यहां पे दिखा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा पीछे इधर बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाएंगे तो कहां पे दिखाएं भाई ऑब्जेक्ट, इसलिए अपन इसको इधर बढ़ाते हैं, यहां पे दिखा दिया, तो ऑब्जेक्ट जो है इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पे हो गया, और इसका इमेज बन रहा है ये, मतलब यहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो अपन ने यहां पे शिफ्ट कर दिया और उसका इमेज ये बन रहा है, मतलब जो इमेज बनी आई उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा। क्लियर, बस इतना छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है, बाकी का इजी है, बाकी का इजी है, बस ये यहां पे ध्यान रखने वाला है, ये इसका डायग्राम बन जाता है, ये इसका सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लियर, अब अपना कैलकुलेशन पार्ट है वो करते हैं। देखो कैलकुलेशन पार्ट के अंदर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जब भी किसी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो उसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, सिलेबस पे नहीं था इसलिए अपन ने नहीं करवाया। उसका फॉर्मूला क्या आता है कि जब रे n1 से n2 में जाती है तो उसका फॉर्मूला आता है n2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस n1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, और यहां पे आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर r। क्लियर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी किसी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो उसका फॉर्मूला ये आएगा, जब रे n1 से n2 में जाएगी तो ये। अब जस्ट इसका उल्टा ले लें, अगर रे n2 से n1 में जाती है, n2 से n1 में, तब वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n1 हो जाएगा सेम ये, यहाँ पे n2 हो जाएगा सेम ये, और यहाँ पे n1 माइनस n2 अपॉन r हो जाएगा। दो बातें ध्यान रखनी है, पहली बात भाई रिफ्रैक्शन कर रहे हैं स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल हो गया ना सरफेस, इससे जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो उसका फॉर्मूला आता है n2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, n2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, n2 माइनस n1 अपॉन r। कब, जब रे n1 से n2 में जाए तब, और जब n2 से n1 में जाए तब, जहां पे n2 होगा वहां पे n1 कर देंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज, जहां पे n1 होगा वहां पे n2 कर देंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और n1 माइनस n2 अपॉन r। क्लियर, अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो सारा इसी के अंदर आ गया, कहां पे लिखेंगे, बाकी का लिखेंगे यहीं पे, यहीं पे आपको सारा कैलकुलेशन कराऊंगा। चलो डायग्राम तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो बात करते हैं पहले सरफेस से पहले सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा, देखो n1 से n2 में जा रही है, मतलब n2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज इसका इमेज इस सरफेस से कहां पे बन रहा है इमेज, यहां पे, ये नहीं है तो यहां पे बनेगा, मतलब ये इमेज क्या है P1 आइडस, ओके, माइनस n1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये, और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये u मानते हैं, क्लियर है, क्या है u। चलो फिर n2 माइनस n1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसकी बात कर रहे हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा भाई, पहला सरफेस है मतलब r1, और इसको दे दिया इक्वेशन 1। क्लियर, बात करते हैं सेकंड सरफेस की, किसकी, सेकंड सरफेस की, द्वितीय पृष्ठ की, द्वितीय पृष्ठ की, सेकंड सरफेस की। तो सेकंड सरफेस के लिए रे जा रही है n2 से n1 में, कहा n2 से n1 में, जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब n1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, n1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस कौन सा होगा, ये, इसके थ्रू जो इमेज बना वो आई पे बना, और इसको मान लिया मैंने क्या, v, तो ये क्या हो गया v, n1 अपॉन v, फिर माइनस
n2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहां पे ये ऑब्जेक्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये यहां पे रखा है, मतलब क्या डिस्टेंस हो गया, P2 आई डैश, क्या हो गया P2 आई डैश, और यहां पे क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये इक्वेशन 2। क्लियर है इतनी बात, अरे क्लियर है ना, ये P2 आई डैश N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये N2 हो गया, ये N1, जस्ट उल्टा। देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां पे होगा, ये ऑब्जेक्ट, और ये वर्चुअल का काम करता है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये होगा, मतलब P2 आई डैश, वो P2 आई डैश अपन ने रख लिया। क्लियर 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 होना चाहिए, होना चाहिए। देखो आसानी से हो गया, सारी चीजें जैसा बताया वैसा, जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में क्लियर, बाकी का सारा कैलकुलेशन है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गई। देखो अगर लेंस जो है वो थिन होगा, क्या थिन लेंस, कहां पे लिखे बाबा, थिन लेंस होगा, क्या होगा थिन लेंस, पतला लेंस होगा तो क्या होगा, देखो थिन लेंस होगा, पतला टुकड़ों सा लेंस, तो उस केस में P1 P2 एक ही जगह होंगे, P1 P2 एक ही जगह, मतलब P1 अप्रोक्सीमेटली P2 होगा भाई, लगभग P2 होगा, थिन होगा तो पतला पतला पतला, ठीक। P1 लगभग क्या होगा P2, तो P1 लगभग P2 होगा, तो P1 आई डैश और P2 आई डैश इक्वल हो जाएंगे भाई, P1 आई डैश और P2 आई डैश इक्वल, क्योंकि P1 P2 सेम है। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दें, थिन लेंस के लिए ये कंडीशन, और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जोड़ दें तो होगा क्या, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, यहां पे क्या हो गया N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाहर ले लिया, और अंदर क्या बच गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यस 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 यस, जोड़ा है बस, यहां से माइनस ले लिया तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। थोड़ा और सोलो करते हैं, ये हो गया 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1, और ये हो गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N1 का डिवाइडेशन हो गया, N1 यहाँ पे डिवाइड में लगा दिया, तो क्या आ गया N2 अपॉन N1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, R2। अच्छा अब सारा खेल है लेंस मेकर फॉर्मूला का, बस जस्ट ये इक्वेशन आ गई, अब लेंस मेकर फॉर्मूला अपन बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ पंखा थोड़ा तेज चलने लग गया यार, इसको थोड़ा कम करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, मैं थोड़ा इसको मिटाता हूं, सारा सब कुछ हो गया, थोड़ा मिटा देता हूं जिससे क्लियर हो जाए। देखो ये अपने पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे हो, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे, u इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो, तो जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है, कहां पे बनता है, फोकस पे। तो उस केस में v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू होगा आपका f होगा। सर समझ में नहीं है, देखो मैंने कह दिया u इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो, क्या जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, जब अपन इसका इमेज बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, तो अपन देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है, और जो इमेज का डिस्टेंस है उसको अपन क्या मान रहे हैं, अपन v मान रहे हैं, तो v इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, u इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, कर दू यहाँ पे इनफाइनाइट, तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन एफ, ये तो हो गया 0, इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1, और यहां पे आ गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, आ गया क्या, और इसी को अपन क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। बस ये कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, इसको अपन लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। थोड़ा इसको और सोलो कर लेते हैं, इसको लिख ले n माइनस 1, ये 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक, लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया।
क्लियर है? अब देखो ये भी वही बात है, एन ही है, तो इसको कोई इक्वेशन दे दे, जैसे इक्वेशन 3 एंड इसको दे दे इक्वेशन 4, 3 और 4 को कंपेयर कर लें, इसकी तुलना कर लें, कंपेयर करेंगे तो होगा क्या, ये पार्ट सेम है, यानी 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u को, और इसको अपन कहते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? लेंस फॉर्मूला। तो ये था भाई लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये हो गया लेंस फॉर्मूला। क्लियर? आगे बात करते हैं, देखो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लेंस फॉर्मूला ध्यान रखना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक, अगला टॉपिक आता है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। बनाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस का डायग्राम, और ये है जैसे एक लेंस और ये है दूसरा लेंस। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों, जैसे ये लेंस कंबाइन कर दिया, एक के ऊपर एक रख दिया। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा हो गया, चलो। और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहां से गया, ये रे गया, अच्छा ये रे जाने के बाद क्या होगा, अपने को मानना क्या है, इसको एक सिंगल लेयर मानना है, डबल लेयर यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बताया मैंने कि भाई अगर जब बात करेंगे कॉम्बिनेशन की तो केवल एक सिंगल लेयर ही अपन को यहाँ पे इसको कंसिडर करना था। सिंगल लेयर कंसिडर किया तो होगा क्या, ये झुकेगी, नॉर्मल से थोड़ा झुकेगी, तो ये नॉर्मल से झुक गई। अब उसके बाद अब ये अधिक से कम की ओर जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये नॉर्मल ऐसे बनेगा, तो इससे दूर कैसे हटेगी, ये दूर हट गई। क्लियर हुआ? एक लेयर ये, एक लेयर ये, ठीक, एक के ऊपर एक, कम से अधिक जा रही है, नॉर्मल से झुकी, फिर अधिक से कम की ओर जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो नॉर्मल से दूर हट गई, ये लो। ठीक, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये हो गया अपने पास आई डैश, और ये अपने पास फाइनल इमेज आई। आई डैश क्या हो जाएगा इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कि भाई यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां से ये डिस्टेंस अपना है u, कितना है u, एंड ये जो डिस्टेंस है ये है अपना v, कितना v। थिन लेंस है, पतले लेंस है, एंड ये मान लेते हैं इसका सेंटर o है, और ये है o डैश। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं दोनों के अंदर। क्या लगाते हैं? लेंस फॉर्मूला। इसको मान लेते हैं ये डिस्टेंस अपने पास है v डैश, कितना है v डैश। तो पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएं, अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है, तो 1/f1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ इसके लिए v डैश, इमेज इसके लिए v डैश पे बनती है, माइनस 1/ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना u, तो 1/v डैश माइनस 1/u, ये इक्वेशन 1। सेकंड के लिए लगाएं, सेकंड लेंस के लिए, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो इसके लिए इमेज बनती है v पे, यानी 1/v माइनस 1/u। 1/u कौन सा होगा इसके लिए, ये डिस्टेंस, और ये अप्रोक्सीमेटली v डैश ही होगा, लगभग क्या होगा v डैश ही, यानी v डैश, तो इसको अप्रोक्सीमेटली अपन क्या बोलते हैं, v डैश। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर ये बात? यस। देखो 1/f2 सेकंड के लिए, 1/v माइनस 1/u, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितना है v डैश। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कंपेयर कर लें इस फॉर्मूले से, तो अपने पास आ गया 1/f
इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस प्रकार से कितने भी लेंस हो गए उनका क्या हो जाएगा भाई, 1/1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, इस प्रकार से। क्लियर? ये तो हो गया इनका फोकल लेंथ, थिन लेंस का। पावर की बात करें, देखो पावर क्या होता है, पावर होता है फोकल लेंथ का जस्ट इनवर्स, फोकल लेंथ का इनवर्स। तो यहाँ पे नेट पावर 1/f का मतलब P हो गया, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, इस प्रकार से कितने भी होंगे उसके लिए हो जाएगा। क्लियर है? आगे आता है इसका मैग्निफिकेशन M। M क्या होगा यहाँ पे, पहले का M1 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई M3, इस प्रकार से आगे मल्टीप्लाई होता रहेगा। क्लियर है? तो तीन चीजें हैं यहाँ पे थिन लेंस में। इसका जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में तीन चीजें, एक तो 1/f, एक है आपका P, और एक है आपका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन तो जस्ट बार बार इसका मैग्नीफाई होता रहेगा, तो मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता रहेगा। पावर में अपने पास आ गया, फोकल लेंथ अपने पास आएगी, पहले के लिए लगाया दूसरे के लिए लगाया, दोनों को जोड़ दिया, सोल्व कर लिया। क्लियर? तो ये था भाई कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का, PRISM। तो प्रिज्म से अपन एक तो देखेंगे डेविएशन और एक देखेंगे डिस्पर्शन, दो है यहाँ पे। एक तो डेविएशन है, क्या है, डेविएशन, और एक है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, ये दो चीज है जो कि अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेविएशन देखें, उससे पहले अपन प्रिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं। प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड होमोजीनियस मीडियम है। कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस मीडियम, जिसमें दो फेस होती हैं, रिफ्रैक्टिंग फेसेस, जो कि किसी एंगल पे झुकी होती हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है। यही आपका क्या होता है? प्रिज्म। ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम इन विच टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड एट एनी एंगल, कोई भी एंगल के ऊपर झुकी होती है, लेकिन पैरेलल नहीं होती है। ध्यान रखना, ये दोनों एंगल, ये दोनों जो फेस होती है पैरेलल नहीं होती, किसी न किसी एंगल पे होती है। इसको अपन क्या कहते हैं? प्रिज्म। जैसे कि बात करें ये, तो यहाँ पे ये हो गया एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हो गया एक रिफ्रैक्टिंग, मतलब इससे रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद में इससे रिफ्रैक्शन होगा। अब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, किसी न किसी एंगल पे है, किसी न किसी एंगल के ऊपर है, बस यही प्रिज्म कहलाता है। क्लियर? अब देखो, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इनको अपन ने क्या कहा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या कहा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा, ए बी एंड सी, तो लेट ये एंगल ए, ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिंग एंगल। और इसी को अपन क्या कहेंगे? प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। बस ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है, बाकी का कुछ नहीं। ठीक है? सिंपली अपन प्रिज्म को ऐसे ट्रायंगल के रूप में दिखाते हैं। आगे बात करते हैं, ये प्रिज्म का था थोड़ा बहुत, जिससे अपने को पता रहे प्रिज्म क्या है। अब देखते हैं इसमें डेविएशन क्या होता है, डेविएशन कैसे होता है। डेविएशन देखो, ये प्रिज्म है अपने पास, ये ठीक, ये रे आ रही है अपने पास, जैसे होगा क्या, कम से ज्यादा में जाएगी तो ये नॉर्मल से झुकेगी, तो झुक गई, ये इसका नॉर्मल हो गया। ठीक, अब इसके बाद में अधिक से कम में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये नॉर्मल से दूर हट गई, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से दूर हट रही है, यहां नॉर्मल से झुक रही है। ये एंगल मान लेते हैं आई है, एंड यहां से जो अपना रे है वो इमर्ज हो रही है, तो इस एंगल को अपन बोल देते हैं ई, आई एंड ई। देखो यहां से रिफ्रैक्शन हुआ इन सरफेस से, तो इसको बोल देते हैं R1 और इसको बोल देते हैं R2, R1 एंड R2। ये एंगल ए बी एंड सी। अब देखो, ये आपका इंसिडेंट रे थी जो कि ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जा रही थी,
लेकिन ये ऐसे झुक गई, मतलब यहाँ पे डेविएशन हो गया, और इस डेविएशन को अपन ने एक एंगल का नाम दे दिया और इसको अपन ने क्या बोल दिया, डेल। तो ये जो डेविएशन हुआ है वही अपने को निकालना है, बस और कुछ नहीं है। रे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे चली गई, कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन है, डेविएशन एंगल है, वो बताना है। देखो कैसे निकालें। अब मैं इसको थोड़ा डैश डैश को थोड़ा अपना ऐसे डार्क कर लेता हूं। ये देखो, ये ए हो गया, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं और इसको ई बोल देता हूं। क्लियर रहते बात है? ठीक। अब देखो जैसे कि बात करूं मैं, अपने पास ए बी सी ई, ए बी सी डी की, ए बी सी डी की, तो एबीसीडी में अपने पास जो टोटल सम बनेगा वो 360 बनेगा, सभी को पता है। मतलब एंगल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, तो 90 होगा। ठीक है, 90 प्लस एंगल सी प्लस ये एंगल, यानी एंगल डी, ओके, इज इक्वल टू 360 होगा। एंगल डी कितना है भाई, वही 90 है, क्योंकि नॉर्मल है, तो वापस से 90 ले लिया इसको। तो मेरे पास आ गया एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, 360 माइनस 180 मतलब 180 आ गया। ठीक है, एंगल सी निकालें, तो एंगल सी के लिए अपने पास ट्राइंगल बन गया बी सी डी। तो एंगल सी निकाले बी सी डी से, तो एंगल सी अपना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो एंगल ए मेरे पास हो जाएगा एंगल ए माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, ये इक्वेशन 2 ले लेता हूं, ये इक्वेशन अभी 2 ही है, अभी इक्वेशन फर्स्ट में नहीं जा रहे। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 था, एंगल सी की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट की है, तो ये इक्वेशन 1 ही है, 2 नहीं आई है। और इस सर इक्वेशन 1 तो आई नहीं, आप डायरेक्ट इक्वेशन 2 पे चले गए, क्या सर याद कर रखा है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये एंगल ए आ गया अपने पास कितना, R1 प्लस R2 आ गया। ठीक है, इसके बाद में बात करें, चूंकि अपने को क्या निकालना है, डेल निकालना है, तो बात कर लेते हैं ट्राइंगल ECD की। किसकी? ट्राइंगल ECD में ये अपने पास बाहर कौन बन रहा है, जो एंगल बन रहा है ये बाहर बन रहा है, और ये जो बाहर जो एंगल बनता है डेल, ये दोनों जो अंदर एंगल बनते हैं इनका योग होता है। मतलब डेल जो होगा, डेल हो जाएगा मेरे पास ये प्लस ये अपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि बाहर जो एंगल बनता है अंदर जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है। तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये और ये एंगल देखो, ये आई है तो ये भी पूरा आई होगा, ऐसे काट रही है ना, ये आई है तो ये भी पूरा आई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस R1। क्लियर, ये ई है तो ये भी पूरा ई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ई माइनस R2, ई में से ये घटा दो तो ये आ जाएगा। ठीक, ये आई माइनस R1 आई माइनस R2 ये एंगल आ गए, तो यहां पे लिख लेता हूं आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, ये डेल आ गया मेरे पास। और R1 प्लस R2 कितना आया, एंगल ए, यानी डेल इज इक्वल टू कितना आ गया, आई प्लस ई माइनस एंगल ए। ये अपने पास फॉर्मूला आ जाता है डेविएशन का। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, आई प्लस ई माइनस ए। ए क्या है, प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। इक्वेशन 1 का यूज कर लिया, यहां पे वैल्यू रख दी और अपने पास डेल आ गया आई प्लस सी माइनस एंगल। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस प्रिज्म एंगल।
जब बात करें मिनिमम डेविएशन की, डेविएशन कैसा हो मिनिमम, तो ये देखा गया कि जब डेविएशन मिनिमम होता है, डेविएशन मिनिमम होता है मतलब डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम होता है, उस केस में ये देखा गया कि जो एंगल आई होता है ना, ये एंगल ई के इक्वल हो जाता है, और आई ई के इक्वल हो गया मतलब R1 R2 के इक्वल हो गया। जब आई इज इक्वल टू ई हो, R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, तो उस केस में डेल अपने को मिनिमम मिलता है। ये नोट किया गया, ग्राफ के थ्रू पता चला कि भाई डेल मिनिमम प्राप्त होता है, डेल मिनिमम मिलता है कब, जब आई इज इक्वल टू ई हो, R1 इज इक्वल टू R2 हो। तो यहां पे ये वैल्यू पुट करते हैं, मतलब डेल मिनिमम आई इज इक्वल टू ई, मतलब आई ले लेते हैं क्या, आई, एंड ये हो गया माइनस ए, आई आई मतलब 2i, सॉरी कितना 2i, आई कितना आ गया डेलम प्लस ए बटे वे 2। ठीक है सर, आई आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी अपन ने निकाला था एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, और R1 इज इक्वल टू R2 होगा इस केस में। तो इस केस में R1 इज इक्वल टू R2 होगा, और इसको R ले लें तो अपने पास कितना आ गया 2R इज इक्वल टू ए, यानी R इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2। आई आ गया, R आ गया, आई आ गया, R आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, एंगल ऑफ डेविएशन निकाला, ठीक, मिनिमम डेविएशन की बात की। अब क्या निकालने वाले हैं, ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, n इज इक्वल टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल का लो, स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई कितना, साइन आई आ गया अपने पास a प्लस डेलम बटे वे 2, और साइन आर कितना a बटे वे 2। तो ये अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इस डायग्राम का अब कोई यूज नहीं है, मैं मिटा देता हूं इसको। तो दो फॉर्मूले निकल के आ गए, एक तो n का और एक डेल का। मिनिमम डेविएशन की भी बात कर ली। अब बात करते हैं केस अपने पास हो थिन लेंस, सॉरी थिन प्रिज्म, लेंस नहीं थिन प्रिज्म, मतलब प्रिज्म क्या हो पतला। प्रिज्म अगर पतला होगा तो जो एंगल ए है ये छोटा होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। एंगल ए स्मॉल होगा तो उस केस में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा, ये स्मॉल होगा तो मतलब n इज इक्वल टू, डेल वैसे मिनिमम है तो n इज इक्वल टू अपने पास साइन जो होगा वो हट जाएगा, मतलब a प्लस डेल एम अपॉन ए आएगा, बटे हुए 2 आएगा, बटे हुए 2 कट जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये हो गया n माइनस 1 a और ये डेल एम, ये कैलकुलेशन करके अपने पास एक फॉर्मूला आ जाता है। ये सारा सब कुछ होता है इसके अंदर डेविएशन में। तीन चीजें निकाली, पहला फॉर्मूला ये निकाला, उससे उसका यूज करके n निकाला, और उसके बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया ये। ठीक है, और इससे पता चला कि जो डेल एम है या जो डेल है वो आई पे डिपेंड नहीं करता, इसके थ्रू आई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आई पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड किस पे कर रहा है, एन और ए पे। यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है, एन और ए पे। तो थिन प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है और एन पे डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये जनरेट हुआ कहां से, डेल इज इक्वल टू n माइनस 1 ए से। मिनिमम की बात करेंगे तो डेल मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था भाई आपका डेविएशन वाला पोर्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अजी मेरी उम्र के नौजवानों चलो 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 देखते हैं देखते हैं। देखो प्रिज्म से डेविएशन देख लिया, अब देखते हैं डिस्पर्शन। क्या देखते हैं, डिस्पर्शन, विक्षेपण, हिंदी में कहते हैं विक्षेपण। डिस्पर्शन क्या कहता है कि जब भी व्हाइट लाइट आती है, ठीक है, कोई भी व्हाइट रे, व्हाइट लाइट आई यहां से,
श्वेत प्रकाश जब भी आता है तो प्रिज्म से विक्षेपित होता है, अपवर्तित होता है, और अपवर्तन के पश्चात रिफ्रैक्शन के बाद में होता क्या है कि ये जो लाइट रे होती है, आपको पता है जो व्हाइट लाइट है इसमें इसमें 7 कलर होते हैं, तो ये यहां से 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहां से 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि मैं डिवाइड कर देता हूं, ये थोड़ा प्रिज्म, इसको थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं, ये थोड़ा, ये लो, ठीक, एक दो, वापिस बड़ा चला गया, 3 4 5, इधर ले लेते हैं, 6, और ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ये इंसिडेंट रे को अपन ऐसे बढ़ा लिया, ठीक है, तो ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेकंड के लिए 7 कलर आते हैं, और ये इस प्रकार से आते हैं, इधर वी आई बी जी वाई ओ आर, यहां से वी से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है बताऊंगा अभी। तो जैसे ये एंगल हो जाएगा, इस एंगल को मैं कह दूंगा डेल आर। सिमिलरली जैसे यहां से वी तक आएगा वो एंगल, वो हो जाएगा डेल वी। क्लियर है? तो डेल आर, डेल वी, डेल बी, डेल आई, ऐसे कुछ भी हो सकता है। चलो, अभी आपने जो फॉर्मूला निकाला उसके थ्रू आपने क्या देखा कि जो डेल होता है वो एन पे डिपेंड करता है। क्या? एन पे। डेल बराबर आए अपने पास एन माइनस वन आर, सॉरी एन माइनस वन ए, एन पे डिपेंड करता है डेल। अगर जिसका एन होगा ज्यादा उसका डेल भी ज्यादा होगा। तो यहां पे v जो होता है इसका डेल ज्यादा, इसका n ज्यादा होता है, और n ज्यादा होने के कारण डेल ज्यादा होता है। n ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो वेवलेंथ का जो आपका ऑर्डर आता है वो इस प्रकार से बढ़ता हुआ आता है, v i b g y o r, ये बढ़ता हुआ क्रम होता है वेवलेंथ का। और जस्ट इसके अपोजिट अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n। ये अपन कोची के फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। कोची का फॉर्मूला ये कहता है कि भाई लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। इसके थ्रू नहीं देखना चाहते हैं तो अपन इससे देख सकते हैं, एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/v आता है। एब्सोल्यूट अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो एन इज इक्वल टू होता है c/v, मतलब वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैं कहूँ n2 इज इक्वल टू 1/v2 हो जाएगा और n1 इज इक्वल टू 1/v1 हो जाएगा। v बराबर होता है n लैम्डा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी को मैं कह देता हूं जैसे f और लैम्डा 2, f और लैम्डा 1, क्योंकि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो f की बात कर ली अपन ने। तो यहां से भी ये चीज क्लियर होती है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए जिनके थ्रू अपन ये देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये अपन ने देख भी लिया। और यहां से मतलब वॉयलेट कलर का एन ज्यादा होगा, इसका लैम्डा कम होगा। एन ज्यादा होगा तो ये जो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है ये भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए यहां से वॉयलेट आता है ना कि यहां से, क्योंकि v के लिए डेल v ज्यादा, फिर r के लिए बात करें तो डेल r होगा। ऑर्डर की अपन बात करें तो जैसे हो जाएगा ये डेल v, डेल i, डेल b, डेल g, डेल डेल y, डेल o और डेल r, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे v के लिए बताना है डेल v इज इक्वल टू हो जाएगा nv माइनस 1 और a। r के लिए बताना है तो nr माइनस 1 और a। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं कर दूं डेल v माइनस डेल r तो वो कहलाता है थीटा एंगुलर डिस्पर्शन। क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्पर्शन, कोणीय विक्षेपण, थीटा डेल v माइनस डेल r। एक आती है डिस्पर्सिव पावर, मतलब ये प्रिज्म जो है कितना डिस्पर्स कर सकता है,
उसकी वो पावर, उसको अपन बोलते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। क्या? मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन कितना, डेल वी माइनस डेल आर। मीन डेविएशन मतलब इसका जो मीन कलर है, और मीन कलर होता है येलो कलर, तो ये आ गया डेल वाई। इसको बोल देते हैं अपन डिस्पर्सिव पावर। क्लियर है बात है? तो डिस्पर्सन देख लिया, ऐसे 7 कलर में जो डिवाइड होता है उसको डिस्पर्सन कहते हैं। वी आई बी जी वाई ओ आर, लेमडा आ गया, एन आ गया, उसके अकॉर्डिंग डेल वी डेल आर आ गया। एंगुलर डिस्पर्सन देख लिया और डिस्पर्सिव पावर देख लिया। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन कितना, डेल वी माइनस डेल आर, और मीन डेविएशन कितना, डेल वाई यानी येलो। ये था भाई आपका प्रिज्म, और यहाँ पे होता है प्रिज्म खत्म। अब आते हैं अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। किस पे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, प्रकाशिक यंत्रों पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं भाई, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद में ये चैप्टर खत्म है फिर। हाँ, बस यही है इसके अंदर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं भाई। पहला देखते हैं माइक्रोस्कोप। अच्छे से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, और यहाँ पे 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं। छोटा सा डिफरेंस आया, एक कॉन्वेक्स लेंस और 2 कॉन्वेक्स लेंस। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है, उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है O एंड F के बीच में। ठीक, O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, और F क्या है, फोकस, उसके बीच में रखा जाता है। और इसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है F एंड 2F के बीच में। ये दोनों में डिफरेंस आ गया। 1 कॉन्वेक्स लेंस, 2 कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट O एंड ऑफ के बीच में, इसमें F एंड 2F के बीच में।